सभी को नमस्ते। आज डॉक्टर्स डे है। सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई। हमारी हेल्थ हमारी सबसे बड़ी दौलत पूंजी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हम पढ़ते तो बचपन से है, लेकिन इसे समझने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। और हमारे बच्चों की हेल्थ, ये तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सभी पेरेंट्स की। बच्चों की हेल्थ, बच्चों को कुछ भी हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हो जाए पर हमारे बच्चों को कुछ ना हो। आज बच्चों की हेल्थ पे ही बात करने के लिए मेरे साथ है यंग एंड डायनामिक डॉक्टर दिशा पांड्या भार्गव जी। इन्होंने मेडिवा मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर भोपाल में ओपन किया है। आइए उनसे मिलके जानते हैं कि हम अपने बच्चों की प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्थ ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स हमें लेना चाहिए, और एज अ पेरेंट्स हमें जो चिंता होती है अपने बच्चों की हेल्थ को लेके, उसके बारे में हम आज उनसे बात करते हैं और क्या एडवांसमेंट मेडिकल फील्ड में बच्चों से रिलेटेड हमें जानने चाहिए, आज हम उनसे जानते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर दिशा से। वेलकम टू द शो मैम, डॉक्टर दिशा पांड्या भार्गव जी। मैम बहुत बहुत बधाइयाँ। Mediva, yes. मेडिवा मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर हॉस्पिटल। व्हाट डज मेडिवा मीन मैम? Mediva means the divas of medicine, the best of medicine. वाओ, यानी बेस्ट फैसिलिटी एंड बेस्ट Yes. मेडिसिन, बेस्ट केयर यहाँ best हमें care. मिलेगा। हाँ, under हाँ। one roof, best care. क्या फैसिलिटीज है मैम यहाँ पे? यहाँ पे I am a Mediva. pediatrician. I'm Dr. Disha Pandya. I'm a pediatrician. My husband is a gastroenterologist, Dr. Mohit Bhargav. Then my father-in-law, Dr. Ramesh Bhargav, is MD Medicine. Then my mother-in-law is an obs and gynac, Dr. Sarita Bhargav. और मेरी भाभी हैं डॉक्टर निधि भार्गव, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट. Other than this, we have our medical store, pathology lab, and X-ray. So all these specialties will be provided under one roof. यानी इट इज अ कॉम्बो, वी कैन Yeah. से कि यहाँ वन रूफ के अंदर हमें सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। हाँ. ओके, सो व्हाई एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट यू हैव सेलेक्टेड, मींस आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही क्यों एमबीबीएस के बाद बच्चों से लगाओ, या आपका फैमिली बैकग्राउंड इससे है? नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इससे नहीं है. माय फादर इज इन द माइनिंग डिपार्टमेंट, ही इज अ डायरेक्टर ऑफ माइनिंग डिपार्टमेंट. माय मदर इज अ होम मेकर. बट मेरा मन इसलिए कि बच्चे बता नहीं पाते उनको क्या तकलीफ है. जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मदर्स आती हैं बिल्कुल घबराए हुए, चिंता में कि डरी हुई, देखो क्या हो गया है. क्या हो गया है? उसके बाद लेकिन एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे को ठीक करने के बाद जब वो हंसने लग जाता है, खेलने लग जाता है, और वही माँ जब रोने लग जाती है खुशी से कि हमारा बच्चा कितना ठीक हो गया है. I mean, that is the most satisfying feeling in the world for any doctor, I think so. और ऐसे लगता है कि हम में भले कुछ भी हो लेकिन बच्चों को कुछ ना हो, एक फीलिंग रहती है पेरेंट्स की, हम तो हर दर्द सह लेंगे लेकिन हमारे बच्चों को कुछ ना हो. Obviously, parents are always very overprotective, इसलिए उनकी चिंताएं भी उतनी रहती है. But I love my profession and I really like treating all the children, and मेरा passion यही करना था मुझे. How to take care of the newborns? Yeah. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द न्यू पेरेंट्स. सेकेंडली ये कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी बहुत चिंता का विषय हो जाता है. छोटा सा बच्चा होता है, पता नहीं होता है, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है. वन सिंपल एडवाइस सबसे पहली ये कि डोंट पैनिक ऑन एनी एडवाइस यू गेट फ्रॉम द सोशल मीडिया. ट्रस्ट योर डॉक्टर. आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से या किसी को भी डॉक्टर से आप बात कर रहे हैं, उन पर भरोसा रखिए. सेकेंडली खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सब सही है. थर्डली खुद की हेल्थ भी काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. मदर्स की खुद की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है चिंता में, हर टाइम टेंशन लेते हुए. बिकॉज हेल्दी पेरेंट्स रेजेस हेल्दी चिल्ड्रन, ये सेइंग है. सो खुद की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. बिल्कुल सही. और मतलब बच्चा है, कुछ नहीं होगा, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखना है. कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं कभी भी आके, और किसी भी इनजेन्युइन एडवाइस को नहीं ध्यान देना है. दैट्स इट. बस इतना सिंपल एडवाइस है, अपने आप बहुत सुकून से कट जाएगा. न्यूबॉर्न को कोई भी दिक्कत हो, अगर आप फर्स्ट टाइम आपका फर्स्ट चाइल्ड है तो फर्स्ट कंसल्ट डॉक्टर. सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है वो न्यूबॉर्न्स में ये होता है कि बार बार दस्त जा रहा है. जो मैंने देखा है मोस्ट कॉमनली कि हर पेरेंट आता है कि ये बस बार बार दस्त जा रहा है, आज से 10 से 12 बार कर दिया है. जिसके लिए मैं बताना ये चाहती हूँ कि अगर बच्चा जो है सिर्फ मदर्स मिल्क पे है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क है, तो ब्रेस्ट फेड है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का नीड नहीं है.
बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग वाला एक दिन में 10 से 15 बार भी दस्त कर सकता है, दैट इज नॉर्मल, और 10 दिन में एक बार भी दस्त कर सकता है, वो भी नॉर्मल है। Both of the मोशंस things अगर are हो normal. रहे हैं बार बार तो उसके लिए घबराएं नहीं। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बच्चे को बार बार ये सोचना कि इन्फेक्शन हो गया है, ये एंटीबायोटिक दे देते हैं, राइप वाटर दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और बिल्कुल टेंशन नहीं, अपने आप बच्चे का दस्त ठीक हो जाएगा। और 10 डेज में भी नहीं करता है तो भी नॉर्मल है, एक बार भी करेगा तो इट्स ओके। बच्चा बड़े जैसा नहीं फॉलो करता उसका सिस्टम। अगर वो फीडिंग कर रहा है प्रॉपर्ली तो फिर कोई स्ट्रेस की बात नहीं, कोई स्ट्रेस की, फीडिंग प्रॉपर कर रहा है, यूरिन प्रॉपर पास कर रहा है, वेट गेन प्रॉपर हो रहा है, ये 3 चीजें प्रॉपर है, नो वरीज बस। मैम, इम्यूनिटी बच्चों की कैसे हम बढ़ाएं? सबसे स्ट्रेस मदर्स को रहता है कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो, बार बार वो बीमार न पड़े। आई थिंक ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मुझे बहुत बार पेरेंट्स यही क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले ये चीज़ तो कि कोई ऐसे जादुई टॉनिक नहीं आता है जो कि इम्यूनिटी बढ़ा देता है। इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ती है हर दिन सही चीज़ करने से। अब सही चीज़ों में क्या क्या आता है? 5 से 6 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नवजात बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, उनके लिए फर्स्ट 6 मंथ्स का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, सिर्फ मम्मी का मिल्क, वो ही इम्यूनिटी बूस्टर होता है सबसे बड़ा। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, एक बैलेंस डाइट कंसिस्टिंग ऑफ आपका जो अपना दाल, सब्जी, रोटी, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं उनको रखना। इसके अलावा रिड्यूस्ड स्क्रीन टाइम, फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज़ 40 to 45 मिनट्स का एटलीस्ट, देन प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइजीन, गुड हैंड हाइजीन भी फॉलो करना चाहिए, देन प्रॉपर वैक्सीनेशन एट द राइट टाइम। ये 5 से 6 चीज़ें आप फॉलो करेंगे, अपने आप इम्यूनिटी अच्छी बनेगी, बट दीज शुड बी फॉलोड डेली। वैक्सीनेशन तो ऑब्वियसली राइट टाइम पे करना है, बट प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड, प्रॉपर हाइजीन, रेगुलर एक्टिविटीज़, प्रॉपर डाइट, इसको आप फॉलो करेंगे तो ही इम्यूनिटी बढ़ेगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप कचरा खाएं और आपका हेल्थ आपको साथ देते रहे, दिस कैन नेवर हैपन। यू हैव टू फीड योर बॉडी द हेल्दीएस्ट थिंग्स टू बी हेल्दी। वो तो सिंपल सी बात है, जो इनपुट रहेगा जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा। नाउ अबाउट वैक्सीनेशंस, बच्चों की वैक्सीनेशंस के लिए पेरेंट्स बहुत वरीड रहते हैं। 9 मंथ्स के तो हमें देने ही हैं, हाँ, और उसमें कुछ वैक्सीन्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को फीवर भी आता है। बिल्कुल। प्लीज आप उस पर गाइड करिए। ओके, तो जो वैक्सीन्स के बारे में है, वो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके तो सारे वैक्सीन्स हमको लगाने ही हैं, जो कि बर्थ डोज होता है BCG, OPV, Hep B, उसके बाद 6, 10, 14 वीक्स पे पेंटावैक आता है, IPV, देन आपका 9 मंथ्स पे MR आता है, 15 मंथ्स में बूस्टर आता है, और 2 ईयर्स और 5 ईयर्स पे DPT बूस्टर्स लगते हैं। ये गवर्नमेंट के वैक्सीन्स हैं, ये तो फॉलो करने ही हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट वैक्सीन्स आते हैं कुछ अलग बीमारियों के लिए, जैसे कि टाइफॉइड, मोतीझरा, हेपेटाइटिस A, जो जॉन्डिस, पीलिया जो हो जाता है, वेरिसेला माने कि चिकन पॉक्स जो है, उसके अलावा जापानीज़ एनकेफेलाइटिस करके एक दिमाग की बीमारी होती है, उसके लिए भी एक वैक्सीन है, और इन्फ्लुएंजा जो हमें मौसमी जो सर्दी खांसी लगते हैं उसका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे गवर्नमेंट ने भी बहुत एम्फेसिस किया है वो है HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। गर्ल्स में जनरली इस वायरस से सर्वाइकल कैंसर के रिस्क होते हैं, बॉयज़ में जोनाइटल वॉर्ड्स के रिस्क होते हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है इस वैक्सीन पे और सबको एडवाइस कर रही है अभी कि सबको लेना चाहिए। तो ये कुछ प्राइवेट वैक्सीन्स हैं जो कि हमें मतलब लेनी ही चाहिए अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो। और आपको इतना कंफ्यूज होने का नीड नहीं कौन सा लेना है कौन सा नहीं, आप अपने पीडियाट्रिशियन या अपने डॉक्टर से बात पूछ लेंगे कौन सा क्या करना है, वो आपको जेन्युइनली एडवाइस कर देंगे एंड आप उस चीज़ को परस्यू कर लीजिए। HPV का एक्चुअली क्या है, रिसेंट अपडेट भी ये हुआ है कि इनिशियली 9 to 15 ईयर्स ऑफ गर्ल्स में 2 डोज लगते थे, गवर्नमेंट ने सिंगल डोज कर दिया है। मेल्स के लिए अभी भी 2 डोज है, बट गर्ल्स का सिर्फ सिंगल डोज HPV वैक्सीन है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। सो ये ज़रूर लगवाइए। और न्यूबॉर्न्स के लिए जो पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि वैक्सीन अनसेफ तो नहीं है, बहुत बार तो बर्थ डोज भी मैंने देखा है कि वो लोग नहीं लगा रहे हैं। तो न्यूबॉर्न्स का बहुत ज़्यादा जांचे परखे हुए वैक्सीन्स हैं, सबसे सेफ वैक्सीन्स है। और ये आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB, हेपेटाइटिस B, पोलियो वायरस जैसे गंभीर जो अपनी इलनेस है उससे बचाव करते हैं, उससे सेफ रखते हैं। और कोई बात नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद कुछ बूस्टर्स लगाने के बाद फीवर आ सकता है विच इज़ नॉर्मल, लोकल साइड पे स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल, सीरियस रिएक्शंस आर वेरी रेयर। सो राइट वैक्सीनेशन एट द राइट एज विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द राइट डिसीजेस। सो प्लीज़ वैक्सीनेशन को हल्के में नहीं लेना है, जो भी अवेलेबल है और आप अफोर्डेबल हैं किसी जिन वैक्सीन के लिए उनको परस्यू करना है। मैम, ऐसे भी सुन रहे हैं यानी देखा है कि ऐसे भी जो फीवर वाले वैक्सीन होते हैं
तो उनके अगेंस्ट में नॉन फीवर वाले भी वैक्सीन हैं, ऐसा भी है? ऐसा नॉन फीवर वैक्सीन और फीवर वैक्सीन में ऐसा बूस्टर डोजेस है। अच्छा। बूस्टर डोजेस जो होते हैं लाइक डीपीटी के जो बूस्टर डोजेस होते हैं उसमें फीवर आ सकता है। यानी 100% श्योर नहीं कि नहीं आएगा? नहीं, बूस्टर डोजेस में यू कैन नॉट बी श्योर कि फीवर नहीं आएगा। अच्छा। बट फीवर इज काइंड ऑफ अ इम्यून मैकेनिज्म ओनली। वैक्सीनेशन आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं। अच्छा। तो बस आपका क्योंकि इम्यून उसी चीज मैकेनिज्म से है। पेरेंट्स घबराते हैं कि नहीं, बच्चे नहीं। को 2 दिन फीवर आएगा, फिर पैर कोई में बात उनकी नहीं, स्वेलिंग अच्छी बात है फीवर आ रहा है, वैक्सीन ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, अच्छा, इम्यूनिटी बना रहा है वो आपकी बॉडी यानी के वो अंदर। सही है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइमेट चेंज के साथ बच्चों को होता है वायरल वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। तो सबसे पहले 6 मंथ्स की उम्र में लगाना होता है, फिर 1 मंथ बाद 7 मंथ्स में, उसके बाद एनुअली मतलब साल में एक बार जब मौसम खराब हो रहा होता है। कितनी एज तक ये हम लगा सकते हैं? हम भी लगा सकते हैं। अच्छा, हम भी लगा सकते हैं, हाँ। कोई भी लगा सकते बट जनरली इट इज सेट कि 5 to 10 ईयर्स तक लगा सकते हैं। 10 ईयर्स के बाद इम्यूनिटी अपने आप ही हेल्प कर देती है इसको फाइट करने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं, कोई भी लगा सकता है, एनुअली लगाना होता है। क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दी जुकाम, अब जैसे अभी दिस इज द राइट टाइम टू गेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। एनीवन कैन गो फॉर इट। हाँ, anyone can go for it. मैम, व्हाट अबाउट नाउ न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन, किड्स, मदर्स न्यूट्रिशन कैसे गाइड करेंगी आप? क्योंकि न्यूबॉर्न को तो ठीक है, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं 3 to 4 इयर्स के बाद शुगर फूड्स बहुत खा रहे हैं, हाँ। कैसे आप पेरेंट्स को और बच्चों के लिए हम कैसे केयर करें? हाँ। सबसे पहले तो ये कि 6 मंथ्स के बाद सारे मदर्स का कंसर्न स्टार्ट हो जाता है कि अब क्या देना है क्या नहीं देना है। शुगर्स के लिए और सॉल्ट के लिए एक रूल जो मैं सबको बोलती हूँ, 2 इयर्स तक नो शुगर नो सॉल्ट। अगर आप ऐसा कर सकते हैं बच्चे के साथ तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं करेंगे अपने किड के साथ। पर बच्चे तो आजकल 6 महीने के बाद ही इतने एक्टिव है, क्यों कहीं देखते हैं कि कुछ कोई खा रहा है फैमिली में, तो वही को देख के वो ग्रैंड पेरेंट्स की एक वो रहती है कि चलो थोड़ा सा उसको खिला दो, बस वही हो जाता है, बस वही गलती हो जाती है। बिकॉज बच्चों ने 6 महीने तक तो जाना ही नहीं है कि कैसा टेस्ट होता है शुगर का, कैसा टेस्ट होता है भाई अपन चीज खा के देखते हैं कैसा लगता है, सॉल्ट कैसा लगता है, दे डोंट नो। वो जैसे ही उनका सेंसिटाइजेशन होता है उस चीज से लेके, तो फिर उनको उसी चीज का ब्रेन सिग्नल भेजने लगता है कि ये चीज अच्छी लगी है, मुझे यही खाना है। फिर वो 2 साल बाद बनने लग जाता है जिद में कि उनको फिर जिद करते हैं वो चीज की। फिर पेरेंट्स 3 साल की उम्र में परेशान होते हैं कि ये तो बस बाहर की चॉकलेट ही खाते हैं, ये सब बाहर के कुरकुरे ही खाते हैं, घर का कुछ खाते ही नहीं है। तो आपको सेंसिटाइज ही नहीं कराना उस चीज से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंसिटाइज नहीं करोगे, वो जानेंगे ही नहीं। मेरा ब्रदर है, मतलब मेरी मम्मी ने यही किया था, तब तो मैं नहीं जानती थी, बट शी वाज नोइंग अबाउट इट बीइंग अ नॉन मेडिको। उन्होंने 2 इयर्स तक उसको ना सॉल्ट दिया ना शुगर दिया, एंड स्टिल ही डज नॉट ईट शुगर। ही इज 22 years of age and he does not eat sugar and salt also he does not like. बाहर का खाना खाना ही पसंद नहीं करता है। So I've seen this practically also, and when I read this I could relate to it क्योंकि मेरी खुद की फैमिली में भी हुआ है। क्योंकि जैसे ही बच्चे 6 महीने के होते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बोल रहे हैं कि हम सब कुछ खिला दें उनको। मदर्स तो रोक ही नहीं पाएगी फिर कि ये भी खिला दें, क्योंकि जहाँ फैमिली बैठ के खाना खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको लगता है कि खिलाएं हम उनको। शुगर सॉल्ट से हम दूर रखें। 2 years तक नो शुगर नो सॉल्ट प्लस नो स्क्रीन टाइम ऑल्सो आई विल से। आप मोबाइल दिखाइए मत, आप खुद रीड करिए बच्चे के सामने। 2 साल तक वो आपको दिखेगा कि आप रीड कर रहे हैं, वो सीख जाएगा कि हमें रीड ही करना है, रिफ्लेक्स आ जाएगा उसके अंदर। वाओ। मोबाइल नहीं दिखाना, बिकॉज मैं आज भी जाती हूँ, मैं राउंड्स लेती हूँ, 1.5 साल के बच्चे ऐसे बैठ के ऐसे स्टार्ट कर देते हैं करना। खाना ही उसी से खाते हैं। मतलब दैट इज द वर्स्ट हैबिट, दैट शुड नॉट बी डन। दिस इज द बेस्ट एडवाइस फॉर ऑल द पेरेंट्स। हाँ, 2 years तक नो शुगर नो सॉल्ट नो स्क्रीन टाइम। बच्चे को पता ही नहीं होना चाहिए कि मोबाइल जैसी चीज को एग्जिस्ट करती है, शुगर और सॉल्ट जैसी चीज को एग्जिस्ट करती है इस पूरे एनवायरनमेंट में। और 2 years के बाद तो फिर वो एक्लेमेटाइज होना स्टार्ट होते हैं, बट उनको सेंसिटाइजेशन नहीं मिलता है, तो इतना एडिक्शन नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए जो आजकल के बच्चों को हो रहा है। बिकॉज स्क्रीन टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ का। और मैं आई एम सीइंग दोज पेशेंट्स एंड आई विल रिकमेंड ऑल द पेरेंट्स टू प्लीज फॉलो माई एडवाइस of no salt, no sugar and no screen time till 2 years of age. You'll be very happy for whole of your life. I think this is one of the best message for all the new parents कि no sugar, no salt and no screen time. अगर हम फॉलो करेंगे, मदर्स फॉलो करेगी, तो बच्चा बचपन से ही वही देखेगा और बुक्स को पेजेस पलटाना शुरू करेगा। They copy what you're doing. Yes, उनका माइंड ही ऐसा बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं घर में, जो बड़ों को देखते हैं। एंड आप न्यूट्रिशन के लिए कह रहे थे जैसे कि 3 to 4 years में क्या है क्या नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि जो अपनी बैलेंस डाइट है, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड, इट्स अ वेरी बैलेंस डाइट, तो इसे रखना चाहिए। मिल्क पी सकते हैं, मिल्क के साथ प्रोटीन थोड़ा सा वेजिटेरियन डाइट में कम रहता है, तो अगर एग अगर आप ले सकते हैं आप बच्चे को दे सकते हैं एग, तो 2 eggs विल बी
more than enough. And egg is a medicine, I will say. Egg is not something, it is a non-vegetarian food and it should not be eaten. It is a medicine. पूरा 100% बायोअवेलेबिलिटी होता है उसकी प्रोटीन का. एंड अगर बच्चा बचपन से ही एग खा सकता है तो प्लीज़ उसे प्रमोट कीजिए. एंड कोशिश ये करना होता है कि 8 o'clock से पहले सारे मील्स कंप्लीट कर दें, सो दैट रात का खाना नेक्स्ट लीड टू ओबेसिटीज़ एंड मोटापा वगैरह जो होता है वो सब चीज़ों को लीड करता है. मैम आपने ये प्रोटीन पाउडर और ये कहा, तो ये जो पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल है, बच्चे कॉम्प्लान है, बोर्नवीटा हम बचपन से देख रहे हैं दूध में डाल के उनको देना है, कहाँ तक ये चीजें सही है या कुछ गाइड आप इस पे करिए. ये जो सप्लीमेंट्स हैं जो ये लेते हैं, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा वगैरह ले सकते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं लेना है. वेरी स्मॉल अमाउंट. एक्चुअली इनका बस ड्रॉबैक ये है कि दे हैव शुगर, बहुत शुगर होता है. बचपन में हमने तो जैसे दूध में मम्मी इलायची पाउडर डाल के बस वही पिया है. आई एम श्योर आपने भी यही लिया होगा बचपन में. लेकिन अभी बच्चों को थोड़ा सा फ्लेवर और कलर चेंज चाहिए मिल्क का, थोड़ा सा लाइक मतलब बस दिख जाए कि बस 2 दाने डाल दिए हैं. एक्चुअली आप पूरा 1 चम्मच डालोगे ना उसमें शुगर भी उतना ही हो जाएगा, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा. दे विल बी एडिक्टेड टू दोस थिंग्स ओनली. फिर बड़े होके अभी कॉम्प्लान पी रहे हैं, बड़े होके फिर वो चॉकलेट शेक्स और ये सब स्टार्ट कर देंगे. हाँ, वो मतलब थोड़ा सा डाल सकते हैं, इट इज नॉट लाइक, बट आप कोशिश ये करो कि हफ्ते में 2 दिन यूज कर लो, बाकी दिन ऐसे ही कुछ बादाम यूज कर सकते हो, ये सब चीजें यूज मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स का एक मिक्सचर बना के आप उसको यूज कर सकते हो इन योर मिल्क. यस, स्टेमिना बढ़ाएगा, प्रोटीन अच्छा देगा, गुड फैट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स में, तो दीज थिंग्स शुड बी यूज्ड रादर देन यूजिंग ऑल दीज सप्लीमेंट्स. बच्चे क्या है बस दूध का मम्मा कलर चेंज कर दो, ये बड़ा वो रहता है इनका इशू. हाँ, कोई बात नहीं. थोड़ा सा कोको पाउडर, डार्क चॉकलेट 100% डार्क चॉकलेट आती है. अच्छा. उसमें नो शुगर होता है, 100% डार्क चॉकलेट. आई एम नॉट टेलिंग 50%. उसको आप थोड़ा सा डाल दीजिए तो चेंज हो जाएगा. और उसमें सबसे अच्छा आपका शुगर भी नहीं है, पोटेशियम मैग्नीशियम होता है डार्क चॉकलेट में सबसे अच्छा, आप वो यूज कर लीजिए. एक और क्वेश्चन मैम, जैसे मदर्स फीडिंग मदर्स है, 6 months, 8 months, 10 months, 1 year, 1.5 साल, 2 साल, कब तक? यानी कुछ को तो हमने देखा है कि फॉर लॉन्ग दे कंटिन्यू. गाइडलाइंस कहती है टिल 2 years of age. टिल 2 years of age आपको फीड करना चाहिए, जिसमें से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड 6 months तक होता है कि 6 months के बाद मदर को अपना फीड कम करना स्टार्ट करना चाहिए. फिर जो हमारा खाना है उस पे फोकस करना चाहिए. फीडिंग आप ग्रेजुअली कम करते जाते हो. कम करते जाते हो. वीनिंग बोलते हैं इसको, वीन ऑफ करना स्टार्ट कर देते हो आप. एंड देन टिल 2 years of age आप बंद कर. 2 years मतलब एक्चुअली एग्जैक्ट 2 years को तो ऐसे नहीं होगा कि यार 2 साल का हुआ और बंद हो गया. जब आपको समझ में आता जाए 2 महीने पहले से आप थोड़ा वीन ऑफ करना स्टार्ट कर दो, फिर 2 years में बंद कर दीजिए. ऐसे 4 साल प्लान का तो कोई मतलब नहीं है. बच्चे में भी डिफिशियंसीज करा देगा, मदर में भी करा देगा. यानी फिर हम खाने पे आफ्टर 6 months खाने पे फोकस, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री फीड पे फोकस करना है. जितना फोकस कर सकते हैं वही हेल्प करेगा. लेडीज को सबसे बड़ा जो इशू रहता है वेट गेन, वो कैसे कम होगा? उसके लिए ही ब्रेस्ट फीडिंग सबसे अच्छा होता है. द मोर यू ब्रेस्ट फीड, आपको उतना जल्दी वेट लॉस होएगा. प्लस एक्सरसाइजेस भी करने पड़ते हैं. वंस आपका अगर सिजेरियन हुआ है तो 1 month का एटलीस्ट रेस्ट लगता है. नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो 10 days के बाद एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ती है. डाइट तो भी करनी पड़ती है कंट्रोल. हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है. BMR पे डिपेंड करता है. लाइक कुछ लोगों का BMR कम होता है तो वो जल्दी वेट गेन करते हैं. सो ऑल दीज हैव रोल्स, बट हाँ, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड अगर करती है मदर तो जल्दी वेट लॉस होने लग जाता है उसमें. यानी आप एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो करें और जो भगवान ने बनाया छोड़ के, हाँ, बस उसी जो ऊपर से हमको बना के भेजा है, जिस सिस्टम के लिए हमें बस वही फॉलो करना है तो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ चलेगी. नाउ अबाउट मैम, बच्चों का हेल्थ चेकअप कब कब होना चाहिए? रूटीन चेकअप तो बिल्कुल होना चाहिए बच्चे का, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे सामने से बच्चा दिख रहा है आपको तो नॉर्मल ही लगेगा, बट मोस्ट ऑफन होता है कि उनमें जैसे कि अनीमिया, खून की कमी होती है, और मैनी अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और दूसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती है. विजन प्रॉब्लम हो सकता है, पुअर ग्रोथ हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है. मतलब ये सब चीज़ें, दीज डू नॉट शो एनी ऑब्वियस सिम्टम्स. जब कभी मतलब पेरेंट ऐसे आएगा नहीं कि नहीं उसको विजन में प्रॉब्लम है या मुझे डेवलपमेंट कम लग रहा है. अगर जब तक ग्रॉस नहीं होगा तब तक पेरेंट करेगा नहीं कंप्लेन. लेकिन अगर आप चेकअप करने आओगे तो दीज थिंग्स विल बी पिक्ड अप. तो एटलीस्ट 6 मंथली आपको बेबी का हेल्दी चेकअप कराना चाहिए. जब भी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो तब चेकअप भी करा लो. और उसके बाद भी आप सजेस्ट करेंगे कि आफ्टर 2 years 3 years की हेल्थ चेकअप, टीथ का, आईज का, हर चीज का हेल्थ चेकअप करना चाहिए. टाइम टू टाइम बच्चों का भी होते रहना चाहिए, होना चाहिए हेल्थ चेकअप, ताकि हम जल्दी पिकअप कर पाएंगे. कोई भी चीज में अगर कुछ चीज होता है तो हम जल्दी पिकअप कर सकते हैं. है ना. हमको इंश्योर ये भी करना है कि
जो बच्चे का ग्रोथ है इमोशनल फिजिकल वो भी सही डायरेक्शन कुछ में हो बच्चों रहा की है। ना हाइट नहीं बढ़ती है। यस, वही मैंने कहा पुअर ग्रोथ। पुअर ग्रोथ बहुत सारे लोग होते हैं, पेरेंट्स को बहुत देर तक पता नहीं चलता। हाँ, वो बाद में एकदम ध्यान देते हैं हाँ, इसकी तो हाइट ही वो नहीं 10 साल बढ़ का हो रही जाता है, फिर लगता है कि नहीं अभी तक छोटा ही रह है, गया ये छोटा ही तो। रह गया ये। एग्जैक्टली। तो ये सब बचपन से ही चीजें हाँ, ऑब्जर्व और बचपन से ही ऑब्जर्व हो सकता है पेरेंट ना करे, बिकॉज पेरेंट्स इतना स्किल नहीं कि उनको समझ में आ जाए कि कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए कितने एज में। पर आप चेकअप कराते रहोगे प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके, तो वो जल्दी पिकअप कर लेगा कि इस एज में भी इसका इतना ग्रोथ है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। या गड़बड़ नहीं भी है तो हम एटलीस्ट इसका ट्रेंड देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कितना ग्रोथ, कितना सेंटीमीटर, कितना वेलोसिटी है इसकी ग्रोथ का, तो हम उसको मेजर करके रखते रहेंगे। जैसे हम वेट को ऑब्जर्व करते हैं, हाइट को एग्जैक्टली, भी हाइट का भी वैसे होता है, ऑब्जर्व बिल्कुल करना हाइट भी चाहिए। ऑब्जर्व होता है, ग्रोथ चार्ट्स होते हैं हमारे पूरे। पेरेंट्स मेंटल और इमोशनल हेल्थ कैसे कंट्रोल करें बच्चों का? मेंटल हेल्थ के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेंटल हेल्थ बच्चे की घर से ही स्टार्ट होती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल घर का जो माहौल है वो ऐसा रखना चाहिए कि बच्चा कोई भी बात बताने से डरे ना, क्योंकि वो आप यू शुड बी ओपन। डिसिप्लिन भी सेम टाइम पे रखना है, बट ओपन भी होना ज़रूरी है। ओवर डिसिप्लिन करेंगे, ओवर स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बच्चा आपको बताएगा नहीं, आपको पीछे से पता चलेगा कि हाँ ये हो रहा था। तो उन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। सेकेंडली बच्चे की मेहनत को भी, मतलब कोई टेस्ट होता है जो मैंने कॉमनली देखा है कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है, तो रिजल्ट अगर बाय चांस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उसको, उसकी मेहनत को अपन को अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन हम कंपेयर करें कि देखो उसके इतने मार्क्स आए, उसके जैसा बनो। बिकॉज ये सब चीज़ें बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन करती है और हाँ, उनमें अपने में खुद में डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। यू नेवर नो कि आगे चल के उनको क्या चीज़ें फील क्या हो। तो और पहले तो बच्चे जब बॉर्न होते थे, यानी 80s के जो बच्चे और उसके पहले की हाँ, जो बात है, बच्चे गर्ल पैदा होती तो उसको डॉक्टर बनाना है, हाँ, पेरेंट्स वुड डिसाइड, हाँ, और हाँ, बॉय है तो इंजीनियर बनाना है। हाँ जी, लेकिन आज इतनी सारी फील्ड्स है हाँ, एक्सप्लोर करने के लिए, आप हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल उसमें। कर सकते हैं। तो एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन हिज और हाँ, हर ओन वे, तो आपको ऐसे कंपेयर नहीं करना है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेंटल हेल्थ अगर आपने बोला है मेंटल हेल्थ तो मैं अभी फिर से वापस उस चीज़ पे आऊँगी, दैट इज़ स्क्रीन टाइम। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी को बच्चों का साथी मत बनाइए प्लीज़, बिकॉज़ उनको पता नहीं है कि लिमिट कहाँ है, रुकना यहाँ पर है। हमको पता है हम बड़े हैं कि हमें हाँ, इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है, बट बच्चों को नहीं पता है। उनका क्यूरोसिटी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो लिमिटलेस चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, एंड उन सब चीज़ों का बहुत ख़राब असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। बच्चों का डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिले होना स्टार्ट हो गया है, वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, काफ़ी चीज़ें वो ऐसी चीज़ें से सोचने लगेंगे जो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है उनके दिमाग में। सो दे डोंट नो द लिमिट्स, सो इट्स बेटर दैट यू प्लीज़ रेस्ट्रिक्ट द स्क्रीन टाइम। 2 ईयर्स तक तो बिल्कुल ही नहीं दिखाना है, तक एटलीस्ट 18 ईयर्स तक आपको मॉनिटर करना चाहिए बच्चे का स्क्रीन टाइम, आई वुड सजेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा गलत उस पे ना जाए, टिल 18 ईयर्स ऑफ एज आई गेस यू शुड मॉनिटर स्क्रीन टाइम एंड यू शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द किड। वो उसका मेंटल हेल्थ को और सपोर्ट करेगा, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। हर पेरेंट को अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम एवरी डे करना चाहिए स्पेंड, एटलीस्ट 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स। अनडिवाइडेड अटेंशन होना चाहिए वो। इट कुड बी लाइक एनीथिंग, टॉकिंग हो, रीडिंग अ स्टोरी, जस्ट लिसनिंग, इवन जस्ट लिसनिंग टू देम। आप सिर्फ सुन लो वो क्या बोल रहा है, उससे भी उसको बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, उसका मेंटल हेल्थ तब इम्प्रूव रहेगा। अदरवाइज द वे द थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ, आई थिंक मेंटल हेल्थ वुड बी अ वेरी बिग इशू इन द फ्यूचर रन। जैसे आपने कहा कि स्टोरीज बताइए, हाँ, आई थिंक हम लोग तो ऐसे ही बड़े हुए हैं हाँ, कि बचपन में स्कूल से आते थे, मम्मी को सारा सुनाते थे, सारा दिन क्या हुआ, हाँ, फिर पूरा मम्मी सुनाती थी, फिर हाँ, पापा शाम को सुनाते थे, और रात को ग्रैंड पेरेंट्स से हाँ, स्टोरीज सुनना। हाँ, स्टोरीज वी यूज टू इमेजिन, यस ऑफ तो वो कोर्स हमारा ब्रेन डेवलपमेंट हेल्प होता था उसमें उसमें। बहुत हेल्प होता है। हाँ, अभी तो सिर्फ आगे मम्मी ने फोन चलाना चालू कर दिया, पापा ने फोन चलाना चालू कर दिया, बच्चे ने भी फोन चलाना चालू कर दिया, इंटरेक्शन इमेजिनेशन ही नहीं हो सारी रहा है। वो रुक गई है, हमारी इमेजिनेशन रुक गई है, गलत जगह जा रही है, गलत जगह जा रही और कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। एक इमोशनल क्वोशंट भी बनता है, जैसे इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है IQ, वैसे Right. ये एक EQ भी होता है, इमोशनल क्वोशंट। आप इस तरह से सब अपने अपने काम में रहेंगे, सब रहेंगे, तो EQ भी नहीं बन पाएगा आपके। होम रेमेडीज पेरेंट्स करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम होता है या कोई हाँ। भी छोटी क्या कहेंगी होम रेमेडीज, क्या वो सही है? आई एम नॉट अ फैन ऑफ होम रेमेडीज, ट्रस्ट मी, मैं फैन नहीं हूँ उस चीज के लिए। क्योंकि बचपन में हम जनरली, हमको भी सर्दी जुकाम होता था तो मम्मी हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला संजीव वाला दूध दे सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसको मैं बोलूंगी, हल्दी वाला दूध है, लौंग है। लौंग के ऊपर तो स्टडी हुई है, इसलिए मुझे पता है कि खांसी में अगर लौंग आप रख लो तो खांसी सप्रेस हो जाता है, कफ रिफ्लेक्स सप्रेस कर देता है वो।
वो आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स जो देते थे, डेट्स वगैरह, वो आप खा सकते हो। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती थी कि पता नहीं शहद में कुछ-कुछ मिला दिया और कुछ-कुछ कर दिया, उसको गरम करके एकदम से पिला कफ दिया। कफ के लिए, हाँ, कफ और कफ के सर्दी लिए। जुकाम के लिए तो देखा है मैंने भी। हाँ, आई डोंट नो वो कितना वर्क करता है। हल्दी वाला दूध तो इट इज़ गुड फॉर इम्यूनिटी। वो तो लौ जनरली ठंड में पीना ही चाहिए, पीना चाहिए, हाँ। पीना चाहिए। कलर चेंज करना आपने बताया, दूध में जी कलर जी, चेंज कलर चाहिए तो आप चेंज हल्दी दे बेस्ट, सकते हैं। टर्मरिक मिल्क इज़ ओके, टर्मरिक में बिल्कुल दे सकते हैं। बाकी बट सब वी चीज़ों कांट के लिए रिलाई ऑन होम रेमेडीज। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब 1 आध दिन आपने दे दिया, ठीक हो गया 2 दिन, बट कंटिन्यूअसली अगर पेशेंट को फ़ीवर आ रहा है, बच्चे को सुस्त हो रहा है, वो लग रहा है डल है पहले से, एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, खाना नहीं खा रहा है, यूरिन भी ढंग से पास नहीं कर रहा है, ये सब डेंजर साइन्स है, रेड फ्लैग साइन्स है कि आपको ले जाना ही चाहिए डॉक्टर के पास। घर पे नहीं ट्रीट करना है ऐसे पेशेंट को। यानी होम रेमेडीज पे हम रिलाई नहीं करें और बिल्कुल कहीं नहीं करें। बच्चे को कुछ भी दिक्कत हो। बिकॉज़ बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम नहीं देते हैं। एडल्ट्स में टाइम देते हैं, वो काफ़ी लंबा टाइम देते हैं। बच्चों में बहुत जल्दी-जल्दी डिटेरियोरेशन होता है और पता ही नहीं चलता है। पेरेंट्स एक्सप्लेन हमको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को कि कैसे हो गया। कैसे हो गया? बट यही है, ये सच्चाई है, बच्चे टाइम नहीं देते हैं। इसलिए कभी भी आपको कोई भी एक भी रेड फ्लैग साइन मिले, लाइक फीवर कंटिन्यूअसली बना हुआ है, जा नहीं रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है, खाना कम खा रहा है, बाथरूम कम जा रहा है, इनमें से एक भी रेड फ्लैग मिलता है, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। टिल 5 to 6 इयर्स हम ये ऑब्जर्व करते रहे हाँ, बच्चों टिल को, 5 जब तक 6 इयर्स वो तक आप ये करिए। बताए ना हमें हाँ, टिल क्लियरली 5 इयर्स ऑफ एज ओनली, 5 साल के बाद तो वो खुद बताना खुद स्टार्ट कर ही बताना देंगे। शुरू कर देते हाँ, हैं। मैम आपने कार्डियोलॉजी भी की हुई है, हाँ जी, हाँ। उसके बारे में आप हमें गाइड करिए। हाँ, तो कार्डियोलॉजी के लिए मैं सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि दिल की बीमारी सिर्फ़ बड़ों को ही होती है। दिल की बीमारी बच्चों में भी हो सकती है। जैसे जन्म से बच्चे में के दिल में कोई छेद हो सकता है, जिसे कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ कहते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर सही टाइम पे हमने उसको डायग्नोज़ कर लिया, तो इसका ऑपरेशन भी हो सकता है, इसका इलाज भी हो सकता है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ़ जी सकता है। आमतौर पे माँ-बाप डर जाते हैं दिल में छेद और ये सब सुन के, बट सब चीज़ों का ट्रीटमेंट अब आ चुका है। इसके साइंस क्या है कि आपको लगे कि हमें बच्चे में कुछ दिल की बीमारी हो सकती है। जैसे कि जन्म से बच्चे की सांसें तेज़ चल रही हैं, कभी भी हाथ या पैर या मुँह नीला पड़ा हो बच्चे का, है ना? या फिर दूध पीते-पीते उसको पसीना आ रहा हो, वज़न सही से बढ़ नहीं रहा है, मतलब 2.5 किलो का पैदा हुआ, 2 महीने बाद भी पता चल रहा है 2.5-3 किलो का ही है। बार-बार निमोनिया होए जा रहा है उसको, 3 महीने में 4 महीने में 3-4 बार हो गया, भाप लग रही थी बाहर जाके अस्पतालों में। ये सब साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं जो कि एक दिल के मरीज़ को हो सकते हैं, जिसके दिल में कुछ तकलीफ़ हो। तो घबराना नहीं है, आप आ जाइए, आप कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। वो आपका एक जाँच होती है, 2D इको करके जाँच की जाती है, पेनलेस जाँच होती है, कोई सुई का उपयोग नहीं होता उसमें। एक सोनोग्राफ़ी होती है दिल की, उसमें सब कुछ पता चल जाता है क्या है, क्या नहीं है। यहाँ तक कि हम उससे ये भी बता सकते हैं कि इसका ऑपरेशन करना है या फिर ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा या फिर बिना किसी चीज़ के खुद ही बंद हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए। कभी भी आपको इनमें से कोई चीज़ लगे तो आप आइए, बात करिए। स्पेशली बच्चों के लिए जो हार्ट में दिक्कत हाँ आपको जी। समझ में आ रही है, उस हाँ, चीज़ से रिलेटेड उस आप चीज़ बात से करिए। रिलेटेड मैंने बताया है। उस चीज़ काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है और पता चलता है तो डर जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आता कुछ भी। काफ़ी लोगों को पता चल भी जाता है तब भी वो लापरवाही कर देते हैं। 3 महीने की उम्र में पता चला था कि दिल में छेद था, ऑपरेशन कराना है। 10 साल की उम्र में आएँगे तब तक ऑलरेडी प्रेशर्स इतने बढ़ जाते हैं कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता। जो कि बच्चे का अच्छा खासा ऑपरेशन हो जाता, वो नॉर्मल ज़िंदगी जीता, 10 साल की उम्र में उसके प्रेशर इतने बढ़ गए कि अब वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। और ये सब बड़ी-बड़ी भी चीज़ें हैं। दिल से रिलेटेड चीज़ों को कभी अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि सही टाइम पे पकड़ी गई तो बिल्कुल ज़िंदगी नॉर्मल जिएगा। यानी ये जब न्यूबॉर्न है बेबी हमारा, तब न्यूबॉर्न से बेबी, हम ये चीज़ हाँ, ध्यान दें। बिल्कुल ध्यान दें। ये भी कि कभी होंठ नीले तो नहीं पड़ रहे हैं, हाथ पैर नीले तो नहीं पड़ रहे हैं, कलर देखना है ध्यान से बच्चे का हर बार। ये सब पेरेंट्स को पता रहता है। मेरे पास आए हैं पेरेंट्स ने बताया कि हाँ, ये सब हो रहा था, बट उनको समझ नहीं आया था कि ये सब होने का क्यों कारण ये हो सकता है। है। तो उन्होंने अपने घर पे ही एक्चुअली रखा। सोच ही नहीं सकता ना कोई कि कोई इतनी हाँ, सोच ही हाँ, नहीं सोच सकते, नहीं पाते वो। सोच नहीं पाते इतने दूर हाँ, तक। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ध्यान रखना है बिल्कुल इस चीज़ का। हाउ यू रिलैक्स योरसेल्फ? हॉबीज आपकी? हॉबीज़ ट्रैवलिंग। 3 मंथ्स में तो आउट ऑफ स्टेशन ओनली आई विल गो एंड एट अ वेरी पीसफुल प्लेस। 2-3 डेज़ बाहर घूम रहे हैं। आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट। अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते आप? यार एनी अदर प्रोफेशन आपने सोचा था आप कि नहीं, अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं ये ज़रूर करती? मैंने कोई प्रोफ़ेशन सोचा ही नहीं है। आई थिंक मतलब मैं जब 3 साल की थी तभी से मैंने पापा को बोल दिया था मुझे डॉक्टर बनना है। वाह! मैंने कुछ सोचा ही नहीं उसके अलावा, कुछ भी नहीं सोचा कभी भी।
बट इसलिए मेरे पास इसका आंसर भी नहीं है, मैं क्या करती, मतलब मुझे कुछ भी और करना और पसंद नहीं मैरिड आता इन अ डॉक्टर फैमिली, अ रेप्यूटेड भार्गव फैमिली, है। हाँ जी, तो कैसे लगता है अब आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब बहुत सेफ लगता है इनफैक्ट। एंड आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, हाँ जी, इन-लॉज भी डॉक्टर हैं, हाँ फैमिली जी, पूरी। हाँ जी, मतलब इतना वेल रिप्यूटेड फैमिली में आप जब जाते हो तो आप ऑलरेडी यू हैव दैट एडेड एडवांटेज एक कि सपोर्ट आप रहता है बिल्कुल पूरा। कि आपको सपोर्ट है पहले से ही, आपको ऐसे स्क्रैच से नहीं एकदम करना, जी, तो आप करोगे भी, लेकिन पीछे से ऑलरेडी पुश है कि खुश हाँ है, तुम हाँ, करो, हम है करते भी जा रहे हैं, हम से बताते जा रहे हैं, हाँ। तो ये मतलब आपको एक डायरेक्शन मिली रहती है मिली रहती है। कंटिन्यूअसली। मुझे तो आज भी कुछ भी डाउट्स आते हैं तो मैं फादर इन लॉ से डिस्कस करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से ही डिस्कस करती हूँ, हस्बैंड से तो मैं हर चीज़ ही डिस्कस करती हूँ खैर, बट लेकिन हाँ इसका बहुत एडवांटेज रहता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा गाइड किया बच्चों की हेल्थ के लिए, मदर्स के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे।